आज बात करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और नस्ट इक्वेशन के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इससे पहले आपने SHE पढ़ा, NHE पढ़ा, या फिर हमने SHE को रेफरेंस मान के डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड का हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था। अब और उन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक सीरीज में रखने पे जो हमें सीरीज प्राप्त होती है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। सेकंड है आपका नेस्ट इक्वेशन कि जो आपका E नॉट ऑफ सेल था उसको हम लिखते थे E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। तो उसमें जो डेविएशन है उनके बारे में इसमें बात करेंगे। ये लेक्चर नंबर 4 है। अगर इस लेक्चर को आपको देखना है तो इससे पहले हम ये सजेस्ट करेंगे कि लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 यूट्यूब पे टाइप करिएगा कि लेक्चर 02 इलेक्ट्रोकेमिकल शुद्ध केमिस्ट्री, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, या लेक्चर 03 शुद्ध केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिकल, तो आपको वहाँ पे इससे पहले NHE और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में पता चल जाएगा। तो मैं गौरव राम गुप्ता, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS इसको कहेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? तो हमने क्या किया था, इससे पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया था। थोड़ा सा यहाँ पिछला वाला बात कर लेते हैं जिससे आपको याद आ जाए। तो हमने क्या किया था, एक प्लेटिनम का तार लिया था, उस पर प्लेटिनम फॉयल लगाया था और 2 ATM प्रेशर पे 1 ATM प्रेशर पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और उसके बाद यहाँ पे 1 मोलर कंसंट्रेशन ली थी हमने HCl की। इस पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा था। तो इसी से हम दूसरा इलेक्ट्रोड लगा के ये देख रहे थे कि कौन किससे ज़्यादा रिडक्शन कर रहा है या कौन किससे कम रिडक्शन कर रहा है, कौन किससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन किससे कम ऑक्सीडेशन कर रहा है, यही हमने पढ़ा था उसमें। तो जो वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का टर्म आया था वो हाइड्रोजन क्या था, 2H प्लस कन्वर्ट इंटू H2। यहाँ क्या ले लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इधर से इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन, और इधर से इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये तो हो रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है रिडक्शन, इधर से इधर जा रहा है तो ऑक्सीडेशन। हमने ये कहा था कि जो जिससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन करेगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये आप कई चैप्टर्स में पढ़े होंगे, रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े होंगे, या 11th 9th लगभग सारे में है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन करता है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सबसे अच्छा रिडक्शन करता है वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने क्या किया है कि हमने यहाँ कुछ लिखे। अब देखिए, हाइड्रोजन के रेफरेंस में कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे भी थे जो क्या करते थे, हाइड्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीडेशन दिखाते थे, हाइड्रोजन कम ऑक्सीडेशन दिखाता था, मतलब वो लेस रिडक्शन दिखाते थे, हाइड्रोजन मोर ऑक्सीडेशन। ऐसे हम लिख दें कि एक तरफ ये लेस था और वो मोर था, किसके टर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल। इसी का उल्टा हम लिख सकते हैं लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और मोर रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट है जिससे हम रिलेट किए हैं हाइड्रोजन को। दूसरा, अगर हम कह दें कि ये लेस रिडक्शन कर रहा है किसी के टर्म में, तो हम कह दें ये लेस ऑक्सीडेशन करेगा किसी से, और वो अगला क्या करेगा, मोर ऑक्सीडेशन करेगा, और किसी से ये मोर क्या करे, रिडक्शन करे, और कोई इससे लेस रिडक्शन करे। दोनों कंडीशन हो सकती है। अगर ये किसी से लेस रिडक्शन करता है तो मोर ऑक्सीडेशन करेगा, यही तो हुआ। ये किसी से लेस रिडक्शन करेगा तो मोर ऑक्सीडेशन करेगा, उल्टा ही होगा। और या अगर कोई किसी से लेस ऑक्सीडेशन करेगा तो मोर रिडक्शन करेगा। तो मतलब इससे अलग भी एलिमेंट हो सकते हैं, एलिमेंट भी इसी की तरह वर्क करेंगे कि कोई मोर रिडक्शन दिखा रहा है तो वो लेस ऑक्सीडेशन दिखाएगा, और कोई मोर ऑक्सीडेशन दिखा रहा है तो वो लेस रिडक्शन दिखाएगा। तो इसी के वैल्यू पे हमने क्या किया है कि ऑक्सीडेशन को ही क्या कहा है, हमने यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात की, लेकिन IPAC ने क्या किया है
कि जितने भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थे उनको माइनस रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखा है। तो हम कह दें सीधे सीधे कि अरेंजमेंट ऑफ ई ऑफ सेल इन रिडक्शन पोटेंशियल, तो जो हमें सीरीज मिलेगी उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम ई ऑफ सेल को, जो हमें यहाँ ई ऑफ सेल मिला है, इसको इन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में रखा, हम चाहे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म, लेकिन भाई आईपीएससी की केमिस्ट्री में चलती है तो आईपीएससी को ही चलने दें, तो हम यहाँ लिखेंगे ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे ज़्यादा जो रिडक्शन दिखाता है वो कौन है? सबसे कम रिडक्शन कौन दिखा रहा है? 3-3.05 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पे। कौन है? लिथियम। इसका मतलब ये समझिए कि हम बॉटम टू टॉप जाएंगे तो हमारा रिडक्शन क्या होगा? कम होगा, लेस होगा, ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, ये तो है। और अगर हम ऊपर से नीचे गए तो हमारा रिडक्शन ऑक्सीडेशन वैल्यू क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। मतलब नीचे से ऊपर गए तो ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ रहे हैं भाई, रिड्यूस करने वाले। और ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हमारा ऑक्सीडेशन वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब कि रिडक्शन कम हो रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे? एक मिनट, ऑक्सीडेशन वैल्यू बढ़ रही है, नहीं घट रही है, तो ये क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग हो जाएंगे। मतलब जितने अच्छे क्या होंगे, इनका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा उतने ज्यादा ये क्या होंगे? रिएक्टिव। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि उतनी ही रेडियली से, अब देखिए प्रॉपर्टी बता रहे हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, ये प्रॉपर्टी है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। अब प्रॉपर्टी को ऐसे सुनते जाइए क्योंकि हम एक एक टॉपिक को ऐसे ही जनरली आपको बताते जाएंगे। अब लिथियम क्या है? बड़ी रेडियली से क्या करता है? Li प्लस और +1 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये बड़ी तेजी से, इसलिए तो हम लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फटाफट क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन कर देता है, मतलब रिड्यूस करता है। और जब ऑक्सीडेशन करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन हमको फिर मिल रहा है, और जब ऑक्सीडेशन किया फिर हम इसको रिचार्ज करते हैं, और रिचार्ज करते फिर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और फिर क्या करता है? ये फिर से चार्ज हो जाता है। अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जितना हम ऊपर जाएंगे, हाँ, अब इसमें बहुत से आपके एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट है, कुछ ग्रुप हैं, कुछ आयन हैं। तो हम पहले एलिमेंट की बात करेंगे। अब देखिए इसमें आपके लगभग आपके 24 एलिमेंट है। अब 24 एलिमेंट सर याद कैसे किया जाए? हाँ, तो याद करने के लिए भी देखते रहिए, अभी याद करने का भी बताएंगे, हाँ, कि कौन कहाँ से आया। अब हाइड्रोजन के टर्म में देख लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन कर रहा है उसका उतना कम रिडक्शन होगा, और उतने कम रिडक्शन होगा तो उसको हम उसके ऊपर लिखेंगे। जो हाइड्रोजन से कम रिडक्शन करेगा उसको हम उसके ऊपर लिखेंगे, और जो हाइड्रोजन से कम रिडक्शन ज़्यादा रिडक्शन करेगा उसको हम उससे नीचे रखेंगे। यही बात। अब इससे फ़ायदा क्या है? हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े कि उससे फ़ायदा क्या है? तो इससे कई चीज़ों के बारे में पता चलता है कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। जब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें पता चल जाएगा तो केमिकल रिएक्शन में जब आपको आगे हेलो एल्कीन हेलो एरीन आपके 12th क्लास में है उसको जब पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बहुत जर्नली सा लगेगा कि हाँ ये सब क्यों पढ़ाया गया था। कि और वैसे भी आप जानते ही हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता क्या है। तो मिटाया जाए इसको। अब देखिए इससे हमें पता क्या चलेगा कि कौन सा एलिमेंट क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है।
अब जो जितने ज़्यादा रिड्यूसिंग करेगा या ऑक्सीडाइजिंग करेगा उतना ही हमें उसका पता चल जाएगा कि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। दूसरी बात, हमें उसका क्या मिल जाता है, रिएक्टिविटी। अब जो ये आपके शुरुआत के एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, अभी इसमें बहुत से एलिमेंट हैं, तो इसमें हमें ये पता चलता है रिएक्टिव कौन है। तो लाठी पर बैठा सारस, हाँ, तो इसमें हमें पता चल जाएगा ये। अब ये जो आपके एल्कलाई अर्थ मेटल्स हैं, है ना, तो ये क्या कहते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं। आप इनका रिएक्शन जानते हो, सोडियम खोल दो जल जाएंगे, इतनी गुस्सा होती इनमें। तो ये हमें पता चलता है। इसके बाद जो एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये क्या करते हैं, तो ये कम रिएक्टिव हैं लेकिन उतने नहीं हैं जितने ये है। अब ये किसी से भी रिएक्ट कर जाते हैं, मतलब कोल्ड वाटर हो, हाँ, हाइड्रोजन का इन्वेलप कर देंगे, लेकिन ये केवल हाइड्रोजन का इन्वेलप करते, कोल्ड वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते। तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, इतनी पावर होती है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है जो कि ठंडा है, उससे भी ये रिएक्ट कर जाते हैं। गर्म हो तब भी हम कहें कि हाँ चलो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, अब ठंडे वाटर से भी ये रिएक्ट कर जाते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन से नीचे हैं वो उतना रिएक्ट करते नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखते हो, आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में पढ़ा था कि जो आपका Au है, Ag है, ये सब क्या है, नॉर्मली इनके ऑक्साइड, सल्फाइड ये कम ही मिलते हैं। ये कभी कभी ही जो इनके मिनरल्स होते हैं वो कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, नहीं तो ये Ag, Au, कॉपर ये आपका नॉर्मली ये मिलता है बिना किसी कंपाउंड के साथ। हमें रिएक्टिविटी पता चल गया, हमें ये पता चल गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा होगा। कक्षा 9 में पढ़े आप लोग, डिस्प्लेस कहाँ गए, प्लेस, PLAS रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या, हमने कहा था जैसे हम H2SO4 में डाल दे जिंक और क्या हो जाता है, ZnSO4 प्लस H2। अच्छा जी ऐसा काहे होता है, मतलब कि हम कहें कि हमने Zn के डिब्बे में, एक Zn का डिब्बा ले लो आप, उसमें हम H2SO4 डाल दें, तो क्या कह रहा है, ZnSO4 बना रहा, मतलब ये Zn यहाँ से निकल के ZnSO4 बना रहा, तो मतलब डिब्बे में तो कहीं छेद हो जाएगा, जो बाकी H2SO4 हो तो गिर जाएगा नीचे आपका। तो ऐसे चीज़ों में हम क्यों रखेंगे H2SO4 को, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो उनके हाइड्रोजन को उन्हीं के सोल्यूशन में से हटा के खुद बैठ जाएंगे, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये इससे कहता है चलो हटो तुम जाओ भागो, हम तुमसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, हम बैठेंगे। तो वो क्या करता है कि यहाँ पे सल्फेट के साथ बैठ के हाइड्रोजन को क्या करा देता है, इन्वेलप, हाइड्रोजन जाओ, हाइड्रोजन गुस्सा होके चला जाता है, मुझे मेरे घर से हटा दिए, ठीक है। तो इसके बारे में, तो हम इसको H2SO4 को हम लगते किसमें, लेड में रखते हैं। लेड इससे नीचे होता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से लेड क्या होता है, नीचे होता है, हाइड्रोजन ऊपर होता है। मतलब इसमें ऑक्सीड, इसमें रिडक्शन की ज़्यादा वैल्यू है कि इसमें है, हमने कहा रिडक्शन का वैल्यू नीचे जाने पे क्या हो रहा है, घट रहा है, ये तो हमने कहा। अब सॉरी बढ़ रहा है, ऊपर जाने पे कम हो रहा है। तो जब रिडक्शन की वैल्यू घट रही है तो ये कम रिडक्शन करेगा, ये ज़्यादा रिडक्शन करेगा। और रिडक्शन का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेगा। तो लूज नहीं करेगा, तो अगर हम इसके डिब्बे में रखें, मान लो ये Zn का ना होके अब Pb का हो जाए, तो Pb इसमें आना ही नहीं चाहेगा, इसका तो टर्म है रिडक्शन करने का, ये काहे ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन तो जिंक करे, हाँ वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसमें आए। Pb क्यों करेगा, Pb क्योंकि ये रिडक्शन बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए PbH2SO4 के सोल्यूशन में, इसीलिए PbH2SO4 को हम किस में रखते हैं, कांच की बोतल में रखते हैं, ठीक है। अब समझ में आई वैल्यू, देखिए नॉर्मली एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, इसलिए तो नॉर्मल एग्जाम्पल आप ज़्यादा पढ़िए। आगे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है उसके बारे में ये बताते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में, इससे हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इससे हम बहुत अच्छे से किसी चीज़ को अलग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस,
अब इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल के द्वारा हम दो कंपाउंड के बीच में फिशन करा दें और उनसे अलग अलग करके हम निकाल लें। जैसे हमने कोई मिनरल लिया या ओर लिया, उसमें दो तरह के कंपाउंड हमें एक चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसके बीच में लड़ाई करा दें, दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो एक को हम रख लेंगे, ऐसा ही करा सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करेंगे कि, और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है बाहर, यही हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस। इसके लिए अगर आपको देखना है तो फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल 01 शुद्ध केमिस्ट्री पे, ठीक, वहां पे जाके देख सकते हो। तो ये निकल गया। अब जो जितना अच्छा रिडक्शन करेगा उतना ही ज्यादा उसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगी, या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस उसमें सबसे ज्यादा होगी जो सबसे ज्यादा रिडक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारी रिडक्शन वैल्यू घटती है, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो रिडक्शन वैल्यू हमारी बढ़ती है। तो ऊपर से नीचे आने मतलब हाइड्रोजन से नीचे हम जाएंगे और दो सोल्यूशन है, तो अगर मान लो लिथियम और Au का है तो Au रिडक्शन करेगा और जिससे हमें Au अलग मिल जाएंगे, और जब हमें Au अलग मिल जाएगा तो लिथियम क्या होगा, Au क्या होगा, अलग हट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन लेके बैठ जाएगा चुपचाप। अगर स्केप करने वाला होगा तो स्केप कर जाएगा, दोनों बातें हैं, ठीक है। और लिथियम क्या होगा, वो अपनी एनोड की ओर चले जाएंगे। अब इनसे हमें पता चलता है कि एनोड और कैथोड, अभी एनोड और कैथोड की बात आई है, तो हम पता करते हैं कि एनोड कौन सा अच्छा होगा और कैथोड कौन सा अच्छा होगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है। मोबाइल चलाते हो आप, उसी पे वीडियो देख रहे हो, कितने हजार mAh की बैटरी है यही पता करना है, और कितना देर तक चलेगा यही हमें भी पता करना। आपके घर में ट्यूबलर बैटरी है, कार में लगती हैं, ट्रक में लगती हैं, बसेस में लगती हैं, अदर भी लगती हैं, ठीक है। तो वो कैसा एनोड और कैथोड हो जो हमें अच्छी इलेक्ट्रिकल जो वैल्यू है वो हमें दे। तो एनोड और कैथोड की जो वैल्यू है इधर ही से हम पता करते हैं, और ये आपको याद होनी चाहिए। अब आप कह रहे हो कि सर इसको याद कैसे करेंगे, तो अभी हमने कुछ सुनाया था कि लाठी पर बैठा सारस कैसे सोया मेरा मल्ला मैं जिद करने आई। सर जी ये कौन सी कविता सुना रहे हो, उसमें कोई शादियों नहीं बन रही। सुनिए, लाठी पर बैठा सारस कैसे सोया मैं जिद करने आई, ठीक है। अब आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हाँ, या इसको नोट कर लीजिए। ये याद करने का बहुत अच्छा और सरल तरीका है, और भी अदर बहुत ट्रिकी होते हैं। जैसे आप पीरियोडिक टेबल याद करते हो, तो पीरियोडिक टेबल में हम कहते हैं हेलेना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार बाप स्कूटर राजी। तो सबका अलग अलग फंडा होता है, जो जैसा याद करना चाहे। तो मेरे हिसाब से ये आपको इजी मिलेगा। और एक ये नया है, हाँ, जब यह आपको कहीं यूट्यूब पे तो कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये आपका नया है जो आपको हमने पिक्चर दिखाई। उसके बाद अब ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इसको याद कर लीजिएगा, ये बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। आपको रिएक्शन दे देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछेगा ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब कह देगा H2SO यहाँ P भी लगा देगा, तो पूछेगा ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो कह दोगे सर जी होगा, तो 0 मिलेगा। यहाँ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि Pb क्या है, H2 से नीचे है, तो Pb H2 को काहे हटा पाएगा। हम जिससे ऊपर हम उसी को तो हटा सकते हैं, हम जिससे बड़े हैं छोटे वाले से कहेंगे जाओ गिलास पानी ले आओ, और छोटा वाला हमसे थोड़ी ना कहेगा जाओ गिलास पानी ले आओ, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे लगेगी, तो ये रिएक्शन नहीं होगा इसमें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको दे देगा। आपको ऐसा हेलो एल्किन या हम कहें ऑर्गेनिक में, सीधे सीधे कहें ऑर्गेनिक में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहाँ पे आएगी कि कौन किसको हटा पाएगा, तो ये उसमें याद किया जाता। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की, है क्या नेक्स्ट इक्वेशन। तो पहले इसको नेक्स्ट इक्वेशन आया क्यों, किस लिए आया, ये तो जानना आपको। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमने इससे पहले ई ऑफ सेल पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा ई ऑफ सेल इक्वल टू ई ऑफ कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई ऑफ एनोड क्या था उसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये तो पढ़ा आपने। लेकिन ये कब थे, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे थे, 1 मोल कंसंट्रेशन पे थे, ये तो था आपका, और 1 atm प्रेशर पे थे।
हम कहे किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन पे हमें किसी का ई ऑफ सेल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो पहले नेक्स्ट इक्वेशन है क्या ये जान लेते हैं। तो हम कह देंगे ई ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 बाई एन एफ आर टी, और यहाँ हो जाएगा log 10Q। ये आपका है नेक्स्ट इक्वेशन। आया कहाँ से, कैसे आया, सारा बताते हैं। ई ऑफ सेल स्टैंडर्ड कंडीशन, ई सेल नॉर्मल कंडीशन, 2.303 आर की वैल्यू जानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यहाँ पे हम रखेंगे आर की वैल्यू 8.314 जूल मोल पर केल्विन में। टी टेम्परेचर लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस। एन है नंबर ऑफ गेन ओ आर लॉस इलेक्ट्रॉन। एफ इसको तो जानते हो, पहले लेक्चर में पढ़ाए हैं, 96,500 कौन है भाई, फैराडे कांस्टेंट। log 10 तो ये रिएक्शन कोटिएंट है, इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, QUTIENT। ठीक है, Q की वैल्यू तो Q होता है log बेस 10, या हम Q की वैल्यू कह दें सीधे, Q बराबर हो जाएगा आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब इसके लिए आपको 11th में जाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब आया कहाँ से ई ऑफ सेल, तो हम किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर कंसंट्रेशन पे ई ऑफ सेल से ई ऑफ, नॉर्मली ई ऑफ सेल हम निकाल सकते हैं। मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में सीधी सी बात है, रिलेशन है, नष्ट बाबा दिए थे इसको। अब इसमें क्या था, हम थर्मोडाइनेमिक्स में चलते हैं या हम लेक्चर नंबर 1 में चलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल, नहीं सेकंड में हमने पढ़ा है गिब्स फ्री एनर्जी का। तो वहां पे हम देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी से थर्मोडाइनेमिक्स, हमने कहा था डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, ये तो हमने कहा था। और डेल्टा जी ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, बराबर माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, वहाँ ई नॉट ऑफ सेल था। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। अगर आप इसको नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा लेक्चर देख लीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। हाँ, कहाँ पे थे, अब इसको हम क्या कर दें, यहाँ पुट कर दें, ये तो कर सकते हैं। तो हम क्या कर दें, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, एक मिनट यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, थर्मोडाइनेमिक्स से चलेंगे। थर्मोडाइनेमिक्स में हम क्या कहेंगे, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 आर टी बाई, नहीं आर टी होता केवल, और लॉग बेस 10Q। अब डेल्टा जी की वैल्यू और जी नॉट की वैल्यू दोनों हम रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, नहीं यहाँ ई रहेगा केवल, और यहाँ माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल बाई 2.303 आर टी लॉग बेस 10Q। अब इसको क्या कर दें, समीकरण इसको एक मान लेते हैं और कर दें डिवाइड बाई एन एफ। देखें आपको दिख रहा है यहाँ तक, हाँ बढ़िया दिख रहा है आपको, फर्स्ट क्लास। यहाँ आपका प्लस रहेगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो एन एफ डालेंगे, अगर हम यहाँ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ई ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, और अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस एन एफ से, तो 2.303 आर टी, और बाई का हो जाएगा आपका एन एफ और लॉग बेस 10Q। ठीक है, अब ये आपका क्या मिल गया, मिल गया भाई, कहाँ से आया, थर्मोडाइनेमिक्स से आया। थर्मोडाइनेमिक्स आपको अभी हमने नहीं पढ़ाया, अभी नहीं पढ़ाया, नेक्स्ट मंथ आपका थर्मोडाइनेमिक्स भी 11th क्लास का अपलोड हो जाएगा। ई ऑफ सेल
अब इसको हम और थोड़ा सरल कर सकते हैं। हम आर की वैल्यू जानते हैं कांस्टेंट है, टी की वैल्यू जानते हैं कांस्टेंट है, एफ की वैल्यू जानते हैं कांस्टेंट है, और 2.303 पता है। तो इनको तीनों का आपस में भाग देके और गुणा करके निकाल लेते हैं ई ऑफ सेल, हो जाएगा -0.059 बाई एन लॉग बेस 10। अब पी बाई आर भी लिख सकते हो इसको, एक पी बाई आर लिख दो और एक क्यू लिख दो। ये थोड़ा आसान हो गया। हम जब सवाल लगाएंगे तो इनका उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ई ऑफ सेल पता, ई नॉट ऑफ सेल रखा है, नंबर आप कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए उस रिएक्शन में या कितने लूज किए वो लिख देंगे, और पी की कंसंट्रेशन कितनी, आर की कंसंट्रेशन कितनी। आपको हमने इक्विलिब्रियम में अभी नहीं पढ़ा है, इक्विलिब्रियम में ये आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, जहां इसको हम केसी अभी कह देंगे, केसी कह देंगे, कंसंट्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि आप इसको नोट करेंगे। अब नोट करने के बाद इसको क्या किया जाएगा, साफ करके आपको इसके आगे बताएं। अब ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन है, इसी से सवाल करेंगे, लेकिन पहले इसे नोट कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया। आज है विजय दशमी, अर्थात की दशहरा। मतलब विजय, असत्य पे सत्य की जीत। तो विजयदशमी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही विजयदशमी है, कोशिश करके हम आज ही अपलोड कर देंगे आपका ये वीडियो। अब देखते हैं, ये तो हो गया नेक्स्ट इक्वेशन। अब हम कहें कि अगर मान लो इक्विलिब्रियम आ जाए, इक्विलिब्रियम, तो वहां तो आपकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और डेल्टा जी बराबर हमने कहा था -NF ऑफ ई ऑफ सेल, तो ये भी तो 0 हो जाएगा। मतलब ई ऑफ सेल इक्वल टू हो जाएगा 0। तो आप क्या लिख देंगे, 0 बराबर ई नॉट ऑफ सेल -2.303 बाई NF, और आर टी कहाँ गया, टी आर टी हो गया, और log बेस 10 क्यू। ई ऑफ सेल को इमेदा कर दे तो ई ऑफ सेल इक्वल टू हो जाएगा -2.03 बाई NF, ये यहाँ से हट जाएगा, आर टी बाई लॉग बेस 10। अब हम क्या कर दें इसको, पी बाई क्यू, पी बाई आर करते हैं। अब चले हम कहाँ, इक्विलिब्रियम से, तो वहाँ से आ जाता है गुडवर्थ और बागी के अनुसार केसी, कंसंट्रेशन कांस्टेंट। तो हम क्या लिख दें यहाँ, केसी, ठीक है, सही बात है। अब केसी हमने लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे कि इस केसी को इधर भेजेंगे, क्योंकि हमें कांस्टेंट चाहिए। टेन केसी बराबर, ये पलट जाएगा, ई सॉरी हाँ सही है, ई नॉट ऑफ सेल, और हो जाएगा NF बाई 2.303 RT। अब इस RT को हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, log बेस 10 KC बराबर ई नॉट ऑफ सेल, और n बाई क्या करते 0.059, यहाँ किया था हमने 0.059 बाई n, तो हमने उसको पलट दिया कि 0.059 बाई n, तो ई ऑफ सेल इंटू क्या हो जाएगा, n। ये आपका आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या होगा, ई ऑफ सेल की वैल्यू, या ई नॉट ऑफ ई ऑफ सेल की वैल्यू, या ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू। तो ये हो गया नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में एट इक्विलिब्रियम पे। यहाँ क्या कर दें हम, एट इक्विलिब्रियम पे। तो हमने नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब चलो थोड़ा सा सवाल कर लिया जाए, थोड़ा और आसान हो जाए। नोट कर लीजिए सर। चलिए देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कह रहा है ई ऑफ सेल निकालिए। तो ई ऑफ सेल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ई नॉट ऑफ सेल निकालेंगे। हमें दोनों वैल्यू दी गई है, कह रहा है ई नॉट ऑफ सेल निकाल लो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.76 प्लस 0.80, तो ये आ जाएगा हमारा 1.56, हाँ समथिंग। दोनों को ई ऑफ सेल निकाल लें। अब ई ऑफ सेल से हम यहाँ रख दें, तो हमारा आ जाएगा ई ऑफ सेल की वैल्यू कितनी, 1.56 माइनस हम लगाएंगे 0.059। अब कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो Zn से Zn+2,
और Ag से Ag+2, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का। इसका पूरा रिएक्शन आप सेल रिप्रेजेंटेशन हमने 01 में पढ़ाया, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो इसको हम पूरा क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, मतलब रिएक्शन के टर्म में लिखेंगे, और रिएक्शन के टर्म में लिखेंगे तो हमें 2 इलेक्ट्रॉनों का ही अंतर आ रहा है, NO3 और Ag+, तो NO3 माइनस माइनस Ag2+ हो जाएगा, सीधी सी बात है। फिर log बेस 10, अब P/R की वैल्यू रखो, तो यहाँ कंसंट्रेशन दिया गया, हमें प्रोडक्ट का कितना दिया गया, 0.1, नहीं प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है 0.25, ये तो आपका रिएक्शन हो जाएगा। और फिर ये 2 बार है 2 Ag लिखेंगे, यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे Zn से क्या लिख देंगे Zn प्लस AgNO3, और कन्वर्ट हो जाएगा ZnNO3, और चलो NO3 हटाते हैं हम, यहाँ पे क्या लिख दें Zn और Ag+2, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Zn+2 और +2 Ag, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा, सीधे सीधे पता चल रहा, और 2 Ag है, और जबकि Zn यहाँ एक ही है, तो हम क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट में हमें एक्वस सोल्यूशन ये मिल रहा है, और जबकि ये एक्वस सोल्यूशन है, दोनों एक्वस सोल्यूशन को ध्यान रखिए, एक्वस सोल्यूशन कब कहाँ किधर मिल रहा है यही हमें ध्यान रखना है। एक्वस सोल्यूशन यहाँ मिल रहा है 0.25, किसका है, Zn का, तो ये प्रोडक्ट है, जबकि ये रिएक्टेंट के टर्म में हमें एक्वस सोल्यूशन मिल रहा है, तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, तो 0.1 इंटू 0. कहाँ गया 1, ये 2 दशमलव है, वो भी 2 दशमलव है, 1 दशमलव से 1 दशमलव कट जाएगा, आपका आ जाएगा कितना 1.56 माइनस 0.059/2, और इसको अगर लॉग के टर्म में निकालेंगे तो 1.39 के समथिंग आ जाएगा। अब इसको काट दें, अब काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.56 माइनस 0.0413, इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको गुणा किया और 2 से डिवाइड कर दिया, अब कितना आ जाएगा 4.13, नहीं 0.413, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.5187 वोल्ट। इस तरह हम लगाएंगे। क्या किया, हमें ई ऑफ नॉट सेल ऑफ नहीं दिया गया था, तो हमने ई नॉट ऑफ सेल निकाल लिया, और जब ई नॉट ऑफ सेल निकाल लिया तो हमने क्या किया, ई नॉट ऑफ सेल को इसमें रख दिया 0.059/2, 2 कहाँ से आया ये आपको पता चल गया, लॉग बेस 10 0.25। अब देखिए इसकी स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट एक ही है तो 0.25 हमने लिखा, लेकिन यहाँ 2 Ag है, तो हमने इसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से 2 बार लिखा, 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। अब इनमें गुणा करा के इसको भाग देंगे तो 1.39, इसको इससे गुणा करा देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.0413, और 1.56 से घटाएंगे तो 1.187 हमारा आंसर आ जाएगा। आसान था काफ़ी। अब इसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं आते, लेकिन आते हैं कहाँ, एग्जाम में। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा कोरेजन और प्राइमरी फ्यूल सेल, सॉरी प्राइमरी सेल के बारे में, कोरेजन और प्राइमरी सेल के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।